आज के शो में पत्थर उन लोगों ने उठाए जिनका दामन दागदार। ख्वाजा आसिफ का स्ट्रेट फायर। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आप तुम पहले क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि साढ़े पीछे नुकरे लाके खलोता था। इमरान को किनारे लगाने पर असेंबली में कैक है, क्या दाल में कुछ काला। एहतसाब मांगने वालों का अपना दामन साफ होने की आवाजें उठने लगी। टीआरओस का मामला, कमेटी कायम, ऊंट किस करवट बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। खुर्शीद शाह साहब जिस तरह असेंबली में वॉकआउट, जिसको आज कैट वॉक परवेश साहब ने कहा था, जिसको बाद में हज़फ किया गया असेंबली के अंदर, बॉयकॉट, वॉकआउट, कैट वॉक, क्या क्या उस अल्फाज को कहा गया, वो अपोजिशन का जो लाहेमल था पहले दिन का, वो आज भी ज़ेरे बहस कुछ हद तक आया। लेकिन आज खान साहब की तकरीर, ख्वाजा आसिफ की जवाबी तकरीर और उस पर इल्जामात एक दूसरे पर, और खान साहब ज़्यादातर अपनी सफाई पेश करते हुए हमको नजर आए और कुछ हद तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब पर सवालात भी उठाए, उनके ऊपर, उनकी ऑफशोर कंपनीज पर, उनकी सियासत पर। ये तमाम चीजें आज सूरत हाल हमने देखते हुए हमें नजर आई इस वक्त। जो आज काफी हद तक तंजिया जुमलों का इस्तेमाल हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर बिलखुसूस जो हुआ, खान साहब ने भी किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ हवाले दिए और वो हवाले थे खुर्शीद शाह साहब ने जो वॉकआउट उस दिन किया था, उससे कुछ हवाले देते हुए उन्होंने कहा था। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई थी जिसपे खान साहब खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े हुए थे, जिसकी वजाहतें पीटीआई के अरकान अब तक दे रहे हैं, उस पर कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने तंजिया जुमला का, पूरी असेंबली उसके ऊपर हंसी थी किनारे लगाने के हवाले से खान साहब को। ये जरा सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब का। दुआ मांगता हूं मैं तुम्हारे जैसा ना हूं, चपड़ासी बन जाऊं लेकिन उससे जैसा ना हूं, यही कहा ना। तो उनके चौहान ही लंघ दिए ऐना सलूक है। ही मस्ट डिसाइड कि उन्होंने कहां खड़ा होना है, नजरियाती तौर पे कहां खड़ा होना है, सियासी तौर पे कहां खड़ा होना है। फाइनेंशियली तो मुझे पता है वो कहां खड़े हैं। जनाब वाला, सियासतदान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपना धड़ा जो है ना वो निभाए और अपनी जबान से जो बात निकले उस पर खड़ा रहे। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आप तुम पहले क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि साढ़े पीछे नुकरे लाके खलोता था। शाह जी मैं तुहाडे खुश हाँ, मैं शाह जी खुश हाँ, मक्के तक खुश हाँ तुहाडे उत्ते कि किस तरह नुकरे लाया जे। जनाब स्पीकर, ये मैं ऐसे कॉमिक रिलीफ के लिए बात की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तंजिया जुमलों का इस्तेमाल किया, उस हवाला दिया जो खुर्शीद शाह साहब ने वॉकआउट किया, और फिर बाद में असेंबली के बाहर आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो खान साहब उनके पीछे खड़े हुए थे और इस पर कहका लगा। खैर ये पूरी जो बात इस वक्त है, जिस वॉकआउट को मैंने जिस तरह कहा कि अक्रॉस द बोर्ड काफी हद तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरदार नबील गबोल साहब, साबिक रुकने असेंबली है। नबील गबोल साहब, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। गबोल साहब, आपने एक ट्वीट की थी जिस दिन ये वॉकआउट हुआ था, उसी दिन उस ट्वीट को भी मैं दिखा दूं, जिसके अंदर आपने कहा था कि वेरी चाइल्डिश एक्ट, आपने बचकाना हरकत कहा था इसको, जो वॉकआउट हुआ था। और उसके बाद आपने कहा था खुर्शीद शाह एंड इमरान एज अ मुकमुका का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था नबील गबोल साहब। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चुटकुला सा, एक तंजिया जुमला कहा, उस पर पूरी असेंबली हंसी और एक तरह से उन्होंने शाह साहब को मुबारकबाद दी कि वो आपके पीछे तो ये आखिरकार क्या हुआ कि इमरान खान साहब के साथ नबील गबोल साहब, कोई ट्रैप हुआ है मामला या ही इज पार्ट ऑफ इट, ये कोई गेम हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार नबील गबोल साहब? मैं स्टेफान ये कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ ने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लगा दिया, लेकिन मैं ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि खुर्शीद शाह ने इमरान खान को मामू बना लिया और वो इस तरह बनाया कि वो जो दिन था परसों वाला, जब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच ख़त्म हुआ था, तो
तो सबसे धुआंधार स्पीच जो करना था वो इमरान खान को करना था, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली स्पीचेस थी जो इमरान खान को करना था। अब इमरान खान को किसने किस तरीके से इस बात पे राज़ी कराया कि आप जो है हमारे साथ वॉकआउट करें। ये इतनी अकल खुर्शीद शाह में तो है नहीं, ये मुझे पता है। खुर्शीद शाह चालाक ज़रूर है, लेकिन ये गेम जो है सब ने मिलकर किया कि इमरान खान को किस तरीके से जो है वो साइडलाइन किया जाए, वो उस पर कामयाब हुए। अब वही बात जो आज इमरान खान ने असेंबली में आकर कही, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बातें करता तो उसकी एक हैसियत होती, उसका एक असर होता, जो फ्लोर ऑफ द हाउस में इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के करता, वो नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के 2 नुमाइंदे शायद हैं, ये 6 रुकनी कमेटी में, या एक है शायद 6 रुकनी कमेटी में, शाह महमूद कुरैशी है। और ये जो TOR पे अभी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो है बैठकर और ये असेंबली से बिल पास कराएंगे, तो मतलब ये कि 2 महीने तो इसमें निकल गए, और ये टाइम किल करने वाली बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट जो है, नवाज शरीफ इस गेम को खेल रहे हैं। उनको साथ कौन दे रहा है मुझे ये नहीं पता है कि उनके साथ एडवाइजर्स कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खुर्शीद शाह ने तो उनको एम्बैरसमेंट से बचा लिया था उस दिन असेंबली में। हो सकता है आने वाले दिनों में भी जो है उसको और बचत मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त 1.5 साल किल करना है। ठीक है कपूर साहब, ये आप जो बात कह रहे हैं स्ट्रैटेजी, ये जो गेम चल रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पॉइंट हो चुका है, खान साहब 0 पर खड़े हैं, जो मजाक से मुझे लग रहा है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मुझे कुछ और चीजें आपसे पूछनी है। आपने लफ्ज कहा था मुकमुका है, और आज आप कहते हैं मामू बना दिया गया है। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग जुमले हैं। इस पे नबील कपूर साहब से मजीद वजाहत इस ब्रेक के बाद हम देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में हम सवालात उठा रहे हैं। आज होने वाले इजलास पर 2 दिन पहले वज़ीर साहब के सामने जो बातें हुई वो तमाम चीजें भी आपके सामने रख रहे हैं। खैर, आज नबील कपूर साहब ने अभी कहा है जी कि मामू बना दिए गए इमरान खान साहब को। कुछ सवालात कड़े उठाए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से भी। ऑफशोर कंपनीज पर आज न्याजी बस सर्विसेज, न्याजी कंपनी, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल फंड्स, मस्कत ऑफशोर अकाउंट्स, मस्कत के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो पैसा कहां से आया, कैसे गया। यहां पर शौकत खानम के जो चैरिटी फंड्स हैं उस पर, यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने शायद कोई एक ऐसा खाना नहीं छोड़ा है जहां पर कुछ सवाल उठाया गया, उन्होंने अटैक करने की कोशिश इमरान खान साहब की सियासी हुकूमत अमली पर ना की गई हो। तो ये ऑलरेडी डिफेंसिव खान साहब जो हो चुके थे, क्या मजीद डिफेंसिव हो जाएंगे इससे, ये भी हम पूछेंगे। लेकिन नबील कपूर साहब, आपने कहा मामू बना दिया, सर क्या खान साहब जिनको इतना साल का एक्सपीरियंस है सियासत का, और अब 90 से वो इलेक्शंस लड़ते हुए आ रहे हैं, सर वो इतने इनोसेंट हैं कि वो मामू बन जाएं, या फिर वो इस पर किसी की बातों में आ जाएं, ट्रैप में आ जाएं? कपूर साहब, खान साहब का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि वो इजीली मामू बन जाते हैं और अपने ही लोगों के हाथों में बन जाते हैं। मसला ही उनका यही है। वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनके जो एडवाइज़र हैं, जो उनके राइट और लेफ्ट पे बैठे होते हैं या बैठी होती है, ऐनक वाले जिनकी कहानी मुझे याद आती है, बचपन में हम देखते थे, उनके रोल मॉडल नज़र आते हैं उनके साथ, तो वो लोग ये मशवरा देते हैं उनको। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक लीडर जो है उसका अपना सियासी सोच भी होना चाहिए कि यार आज का दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद था, ये जवाब मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आप जब कह रहे हैं कि 1980 में हमने दुबई से जो है अपना मिल बेचा और फिर हमने इन्वेस्टमेंट की सऊदी अरब में, तो ये पैसे भी आखिर कहीं से तो आए होंगे ना, पैसे दरख्तों से तो नहीं उन्होंने उतारे होंगे। ये पूछने वाला कोई नहीं था, आज तक कोई नहीं पूछ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब ये जो बनी है ना 12 रुकनी टीम,
टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ये सब कुछ तय करने के लिए, इसमें तो सारी बात जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 लोग हैं वो तो इन पे ही डाल रहे हैं कि आप बताओ, इमरान खान से पूछ रहे सवालात, इमरान खान से सवालात पूछ रहे कि आप बताओ कि आपने लंदन में फ्लैट किस पैसे से खरीदा, जो कि इमरान खान बता चुका है। फिर इमरान खान के ऊपर और 4-5 एलिगेशन लगा दिए, साथ साथ चौधरी शुजात के ऊपर भी लगा दिए, चौधरी परवेज इलाही पे लगा दिए कि आपने बैंक से जो रकम लिए थे उनको आपने किस तरीके से जो है वो माफ करवाया, वो जवाब दें आप। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर भी जो है सवालात उठाएंगे तो ये हो जाएगा एक खिचड़ी पक जाएगी, आपस में लड़ेंगे इसी बात के ऊपर, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टाइम किल करने वाली बात है। जो आदमी इस वक्त अगर राइट लेफ्ट बैठे हुए लोगों की बातों में आकर इस वक्त इतने संगीन गलती कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कंटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आप सब में बड़ी गलती आप कहते हैं उनकी यही है कि मासूम है, आराम से आप कहते हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं किसी के भी। सर हाउ कैन ही बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो तो अगर 2 बंदों की बातें सुन के अगर असेंबली से इस तरह आ वो चले गए थे उस वक्त निकल कर, जिससे उनकी खुद साख को नुकसान पहुंचा, आज आप कह रहे हैं खिताब हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे नहीं, तो हाउ कैन ही बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो किसकी भी सुन के कुछ भी कर देंगे फिर तो साहब। देखें, इमरान खान के अपने बारे में जो एज अ पर्सन, एज अ लीडर, जो उनके ख्यालात है पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे ख्यालात है, कमिटेड बंदा है, सच्चा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, चाहता भी है, बहुत कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए, लेकिन जो उनके अंदर जो कमी है वो यही है कि वो इज नॉट अ सियासतदान। वो मतलब एक क्रिकेटर से उन्होंने पार्टी बनाई और वो जो है सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक सियासतदान जो होता है ना वो अपना भी अकल इस्तेमाल करता है। तो यही एक माइनस पॉइंट इमरान खान के जाता है कि 2013 में इमरान खान वॉज दी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, यही चीज है जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका गया। ये जो आरओ के इलेक्शंस हुए हैं उधर ये बावर कराया गया कि अगर ये शख्स प्राइम मिनिस्टर बना तो जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन होगा तो ये किसी भी वक्त गुस्से में आकर किसी भी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर छोड़ सकता है, तो ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। तो ये चीजें इमरान खान साहब को सोचनी चाहिए कि कुछ चीजें एज अ लीडर भी उनको सोचना चाहिए। ये ऐनक वाले, जिन वाले, रोल वाले मॉडल जो बैठे हैं ना इनके इर्द गिर्द, ये इनको जो है ना, मैं समझता हूँ जो इनकी एक उरूज पे थी ना वो जवाल सियासी तौर पर लाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। ऐनक वाला जिन आप बताएंगे नबील कबूल साहब, आप किसको कह रहे हैं ऐनक वाला जिन खान साहब के साथ? ऐनक पे कौन है खान साहब? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मैं किसी ऐनक वाला नहीं, मैंने कहा ऐनक वाला जिन कभी बचपन में देखा है वो जो मजाहिया बच्चों का आता था जिसके अंदर कोई जो है वो पता नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई वो एक औरत चुड़ैल बनी होती है और एक जिन बना, सकूटा वकूटा सारे उसके साथ है। और क्या नहीं, तो ये कबूल साहब ये जो आज खिताब हुआ, इसका मतलब इस खिताब का कोई फायदा नहीं है अगर इसको प्रेस किया जा रहा है, तो ये खिताब इसकी कोई मीनिंगफुलनेस नहीं है, कोई इसकी कुछ हासिल हसूल नहीं है इस खिताब का समझ। नहीं इसका कुछ देखिए, अब अगर इमरान खान को कुछ करना है ना, अगर जो पहले उन्होंने बात की थी अगर करना है, मैंने भी कहा है कि वो दे दरना वहाँ पर क्या नाम है जो रायवंड का जो इनका जाति आमरा, वहाँ दे दरना तो कुछ हो सकता है। दूसरा रोल जो इम्पोर्टेंट सामने निकल कर आ रहा है वो आ रहा है चौधरी इफ्तिखार का। अच्छा। चौधरी इफ्तिखार पिटिशन दाखिल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस बनता भी है कोर्ट का कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेशन भरते हैं, आप एमएनए पहले बनते हैं, आप एमएनए के लिए आर्टिकल 63 के तहत आपको अपने एसेट्स, अपने लायबिलिटीज, अपने बीवी बच्चों का डिक्लेयर करना है। उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और अब जाकर वो कह रहे हैं कि जी 1980 में हमारा जो है एक कारखाना था जो हमने बेच दिया। तो ये बात भी आपको पता है कि उनको अपने इलेक्शन में जो उन्होंने 85 का इलेक्शन लड़ा था उसमें भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि ये एक इनके पास एसेट्स थी जो उन्होंने जिद्दा, अब कहाँ 1980 कहाँ 1999 में जिद्दा में इन्होंने इतने अरसे तक ये रकम कहाँ पड़ी रही, 80 से लेके 99 तक जो है ये रकम कहीं पड़े हुए थे।
क्या ये रकम पाकिस्तान में पड़े हुए थे, क्या ये रकम किसी बैंक में पड़े थे? ये सवाल तो ये लोग करे ना ऑपोजिशन वाले, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब सर अवाम देखे, अवाम इन चीजों में नहीं पड़ती है। इसका मतलब सर अब आपको ऑपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई और उसके साथ जो जॉइंट ऑपोजिशन है, इससे उम्मीद के बजाय अब आप इफ्तिखार चौधरी साहब से मेन आपकी उम्मीद इस पर लगी हुई है। इधर से आप उम्मीद हार चुके हैं कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, टीओआर कमेटी वगैरह ये टाइम गिने, इधर से कुछ हासिल नहीं है। इसका मतलब ये जो कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है सब कुछ ही सब बिल्कुल इधर से कोई हासिल नहीं है, टाइम किल करने वाली बात है। ये 2-3 महीने तक इसी में टर्म ऑफ रेफरेंस में निकाल लेंगे, उसके बाद जो है फिर ये उसके बाद बिल पास करने में 2 महीने निकाल देंगे, 6 महीने इस तरह गुजर जाएगा। नवंबर तक इनको गुजारना है अपना टाइम किसी तरीके से, वो इसी तरह गुजार देंगे। चले, मैं एक ब्रेक के बाद नबील कबूल साहब और मजीद सवालात इस पर और जो इल्जामात लग रहे हैं इस पर दोनों तरफ से उन इल्जामात की तशरीह पेश करके नबील कबूल साहब को रखेंगे कि ये जो आपस में हमले इस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इस पर ऑफशोर और कुछ लोग समझा रहे हैं कि हलाल और हराम ऑफशोर कंपनीज का फर्क क्या होता है, ये भी शुरू हो चुका है। इस ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे, देखते रहेगा अपना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में इमरान खान साहब, खुर्शीद शाह साहब, आज तंजिया जुमलों का इस पर तबादला इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने किया वहां पे असेंबली के फ्लोर पे खुर्शीद शाह साहब के साथ, लीडर ऑपोजिशन के साथ, लेकिन उस पर कहकहे लग गए, उस पर पूरे माहौल में हंसी आई। खान साहब को किनारे लगाने की बात थी, उस पर हंसे सब इस तरीके से जिससे बड़े सवालात उठ रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि जो इल्जामात लग रहे हैं वो बड़े संगीन होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खान साहब ने, जिस तरह मैंने कहा, आज भी खुद ज्यादा अपने आप को डिफेंड किया बजाय इसके कि वो वज़ीर आज़म साहब पर सवालात उठाते, उससे ज्यादा वो अपने आप को डिफेंड करने में लगे रहे। आज भी अपनी ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, सवालात उठाए, वो भी हम आपको दिखा भी रहे। नबील कबूल साहब, क्या इस पर खान साहब हो चुके हैं डिफेंसिव बजाय ऑफेंसिव के, यानी वो फ्रंट फुट पे खेलने के बजाय आगे बैक फुट पे और हुकूमत कामयाब हो गई है इस बात में, उनके अपने इल्जामात संगीन हो चुके हैं? देखिए, हुकूमत कामयाब नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने जो है ना इनिंग अच्छी खेली है और ये एक 2020 का टेस्ट मैच है और इस वक्त पोजीशन जो है वो हुकूमत की ज़्यादा जो है वो भारी लग रही है। मतलब जो उन्होंने जिस तरीके से खेला है और जिस तरीके से इमरान खान को डिफेंसिव पे रखा है, अब इमरान खान को चाहिए कि ये जो उनसे गलती हुई और जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वो उनको जो है खुर्शीद शाह ने मामू बना लिया और जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में कोई ऐसी खास बात उन्होंने आज भी नहीं की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो बेहतर ये है कि स्ट्रीट के ऊपर, रोड के ऊपर जो उनका पहला प्लान था, जो कि बिन बतौरी ने और जकूटा ने जो है उन्होंने उसको एडवाइस दिया कि स्ट्रीट पर नहीं जाए, असेंबली के अंदर जो है ये स्पीच करें, और जब वो असेंबली में स्पीच करने आए तो फिर बिन बतौरी ने जो है सबसे पहले तो अपना बैग उठा लिया, जबकि खुर्शीद शाह ने अभी तक तो वॉकआउट का ऐलान ही नहीं कर दिया, तो उससे पहले बैग उठा लिया। तो इन लोगों के एडवाइजों पे अगर इमरान खान चलेंगे तो फिर ये एक आखिरी मौका है। देखें, इमरान खान के पास ये आखिरी मौका है। उनको 2013 का इलेक्शन उनके लिए प्राइम टाइम था, लेकिन उसमें भी कुछ गलतियां की तो वो जो है वो नॉकआउट हो गए। अभी भी जो है मैं समझ रहा हूं कि अपने तरीकेकार को तब्दील करे सियासी, ये कोई तरीका नहीं। यानी इसमें तो आप देखें, आपको प्लेट में डालकर कुदरत ने पनामा लीक्स वाली इशू दी थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आपने उस पर सही खेला ही नहीं। आप हर चीज को क्रिकेट समझते हैं। आज खान साहब क्या कह रहे थे, क्या बोले? आज उन्होंने ये तो एक बात तक कही है कि अगर अब ये मामला हल ऐसे नहीं हुए तो फिर इन द एंड हमें अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर, एक उन्होंने बात की है, कुछ सेकंड्स की खान साहब ने यहां तक बात जरूर की है नबील कबूल साहब। इसके अलावा आप और क्या चाह रहे थे? व्हाट शुड ही से, वो क्या कहते हैं? कहां से हल हो गए? आप सबसे पहले आपको तो इस बात पे आना ही नहीं चाहिए था कि पार्लियामानी जो है कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने कि आप उसमें आप बैठ के अपने 2 महीने जाया करें। सबसे पहले आपको इस पे ही नहीं आना चाहिए। वो सब नजला तो आप पर निकलेगा।
आपके सारे केसेस जो है पुराने खुलेंगे। ये हुकूमत वाले इतने होशियार है, हुकूमत में भी है, ये आपके पुराना, जब आप 18 साल के थे, जब आपने वहां पेरिस में कुछ किया होगा तो वो उसका भी रिकॉर्ड निकाल के आज लेकर आएंगे और आपको और मजीद डिफेंसिव पे कर देंगे। मौका तो अभी था, आप इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी पार्लियामानी, उस पर तो आप राजी नहीं होते। देखिए, चीफ जस्टिस ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वापस कर दिया केस को। तो आप पार्लियामेंट के 12 रुकनी कमेटी जो खुद सारे के सारे किसी न किसी तरीके से खुद जो है इन्वॉल्व हैं, बहुतों को तो मैं जानता हूं कि खुद भी जो है ऑफशोर कंपनीज के मालिक है, जो 12 रुकनी कमिटी के मेंबर्स हैं। अच्छा, कमेटी मेंबर्स? बिल्कुल, 12 रुकनी कमेटी में के अंदर जो 12 लोग हैं उनमें से खुद 3-4 ऐसे हैं जिनके पास, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में है। तो वो क्या फिर बैठकर, मतलब चोर को कैसे पकड़ेगा? चोर को पकड़ने के लिए सिपाही चाहिए। और वो जो हमारे मासूम सदर है पाकिस्तान, ममनून हुसैन साहब को ये पता होना चाहिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, वो किसी वक्त भी आर्मी को डायरेक्ट कर सकते हैं जब हालात खराब हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीट एजिटेशन है, ये पनामा लीक्स में समझता हूँ वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का जो जग हसाई हम अपनी करा रहे हैं। दुनिया भर में वहां पर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, उसकी बीवी का नाम निकल के आया, और हम जो है यहाँ पर कमिटीज अपने ही पार्लियामेंट का बना रहे हैं जिसके अंदर खुद हम चोर बैठे हुए हैं। जिस पार्लियामेंट के अंदर 80% चोर बैठे हुए हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर 80% लोग करप्शन करके जो है वो MNA बनते हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो 5 साल में एक दफा बात नहीं करते, सिर्फ MNA बन के फंड्स लेकर जो है अपने घर चले जाते हैं। आप उस पार्लियामेंट के मेंबर, अगर आज गलती खान साहब ने कर दी है, इस कमेटी का मेंबर बनके खान साहब ने फिर गलती कर दी है, तो ये गलती संगीन है इस पर, या गलती ऐसी है जिसका खुमियाजा हो सकता है, जिसका रिटर्न हो सकता है, मामला सीधे हो सकते हैं, सुलझ सकते हैं, या फिर ये फिर कुछ संगीन गलती हो गई आज फिर से क्या खान साहब से? देखें, गलती संगीन इसलिए हुई है क्योंकि हुकूमत को टाइम ही नहीं देना चाहिए। आपने हुकूमत को तो टाइम दे दिया, मैं समझता हूं कि नवंबर तक हुकूमत टाइम लेना चाहती थी, आपने हुकूमत को नवंबर तक तो टाइम दे दिया आपने। आप देखें, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे पहले झगड़े पड़ जाएंगे, उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये 12 लोग 6 हुकूमत के हैं, हुकूमत के 6 हैं और ऑपोजिशन के 6 हैं, और ऑपोजिशन में भी 6 के अंदर जो 3 है वो ऑपोजिशन में नहीं है, वो गवर्नमेंट के साथ अंडर द टेबल मिले हुए हैं। तो यार मतलब आप बनाना रिपब्लिक में तो नहीं रह रहे हो। जिन पुराने केसेस का हवाला दे रहे हैं, इस तरह की बातें मैं तो हैरान हूँ। खान साहब 18 साल के थे, पेरिस वाले नहीं लेता हूँ। देखे, नाम अगर नाम लेना हो तो किसी दिन फिर शेख रशीद को बुला लो यार। अच्छा, नाम नहीं लेता सर, मैं नहीं पूछता, आपने भी बोला साहब आप नाम ना ले, लेकिन ये मामला यानी पुराने केसेस से, मतलब अब तो न्याजी सर्विसेज तक आ गई है बात, न्याजी बस सर्विस भी आज हमने सुन लिया कोई, तो इससे भी पुराने कुछ चीजें हैं, मतलब बहुत, और क्या मतलब बहुत पुराने, क्या कौन से पुराने? पेरिस में कब खान साहब? देखो, इंसान से गलतियां जवानी में भी होती है, इंसान से और भी बहुत सारे, इमरान खान मुझसे 10 साल बड़ा है, ठीक है ना, मैंने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, हर इंसान से हो सकती है। ये गलती नहीं भी होगा, ये जाली डिग्री बन सकता है, तो जाली पनामा लीक्स भी बन सकता है, ये भी मैं बता दूं आपको। अब उस पर हुकूमत काम कर रही है कि जाली पनामा लीक्स जो है एक निकाल दे और उसमें जो है इमरान खान का नाम डाल दे और दूसरे लोगों का नाम डाल दे। सही बात है। नबील साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद रहे थे। नबील गबूल साहब अपना तजिया इस हवाले से पेश कर रहे थे, सूरत हाल बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है। उन्होंने पहले दिन कहा था कि मुकमुका हुआ है, और आज कहते हैं कि खान साहब को मामू बना दिया गया, ट्रैप किया गया। यू हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है मजीद आगे, और इस मामले से निकलने के लिए, यानी इस मामले से निकलने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जा रहा है, TOR कमेटी, वो किस हद तक फ्रूटफुल हो सकती है। क्या वाकई में जो बात गबूल साहब कह रहे हैं वो सही है कि कुछ नहीं होगा, या फिर इससे इसके कोई मीनिंगफुल नताइज निकल सकते हैं? इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा। अब तक
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवालात उठा रहे हैं आज होने वाले असेंबली के इजलास के हवाले से, जहां ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज्यादा इस पर तंजिया जुमलों के साथ उन्होंने हमला किया इस पर खान साहब के ऊपर, और उनका मेन टारगेट ही इमरान खान साहब ओवरऑल थे। जो उन्होंने बातें की हैं वो भी अब आपको सुनवाई भी हैं, दिखाई भी हैं, और खान साहब किधर खड़े हैं अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज से। नबील गबूल साहब को भी आप सुन ही रहे, सलमान गनी साहब सीनियर तज़-ए-निगाह सहाफ़ी भी मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद है। सलमान गनी साहब, क्या ये खान साहब, अभी नबील गबूल साहब कह रहे थे उनको मामू बना दिया गया खान साहब को, खैर, लेकिन आज स्पीच किया, कुछ रिकवर किया है खान साहब ने, या फिर और थोड़ा बैकफुट हो गया मामला? ज्यादातर अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आए बजाय अटैक करते हुए। देखिए सिफान, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का ये क्रेडिट था कि वो कायदे ऐवान को घेर घार के अपने ऐवान में लाए थे, फिर उन्हें फेस करना चाहिए था। उनकी बात से जो उन्होंने बात अपनी कही वहां पर बात करनी चाहिए थी, और खास तौर पे इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी। और मैं ये समझता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब की स्ट्रेटजी कामयाब रही, और इमरान खान साहब के पास जो एक गोल्डन चांस था कि अगर वो वहां पर कायदे ऐवान के सामने बात करते, उनसे पूछते कि जनाब ये 7 सवालात हैं, 7 सवालात के जवाबात दें, और वो जो चार्जशीट आज उन्होंने ऐवान में दिए अगर वो वहां देते तो फिर उसका एक इम्पैक्ट होता। उसके अलावा ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल, न्याजी बस सर्विसेज, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, इसके अलावा दीगर मामला जो खान साहब के मामला सामने आ चुके हैं, सर ये मामला तो खान साहब को खुद, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि जिनका खुद माजी दागदार है वो हम पर क्या सवाल उठा रहे हैं साहब का, तो ये इस मामले में किधर खड़े खान साहब? तो बड़े क्लीन और नीट उनका एक तस्वुर, एक परसेप्शन था, वो किधर चला गया? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि फिर मैं ये कहूँगा बतौर जर्नलिस्ट के इस हमाम में सब नंगे हैं कि खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनीज को गाली बना के पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि साहब के लिए जो हुकूमत पे प्रेशर आया वो खान साहब की वजह से आया, खान साहब के जलसे जुलूसों की वजह से आया। तो फिर खान साहब को ये पता होना चाहिए था कि उनकी एक ऑफशोर कंपनीज भी है, और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये रहा है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसके बयानात के, उसके ऐलानात में, उनके ख्यालात में, उनके नज़रियात में तजादात रहे हैं, और यही वजह है सफान खान कि पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं बन सकी। और अब नई सूरत हाल के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो जो हुकूमत पे एक प्रेशर था वो हुकूमत प्रेशर से निकली है। अब जो असल चैलेंज है वो अपोजिशन का है कि अपोजिशन ऐवान के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हें फेस कर सकेगी। जहां तक आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की है, देखिए ख्वाजा आसिफ साहब या हुकूमती ज़िम्मेदारान पे के ज़हनों पर एक ही शख्स सवार है, वो इमरान खान है। इमरान खान की सियासत के हवाले से दो आरा हो सकती हैं, उनके तर्ज अमल के हवाले से, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन को एक इशू बनाया है। और उनकी बदकिस्मती क्या है, अगर मैं आपको याद करवाऊं कि 30 अक्टूबर 2011 को जब वो मीनारे पाकिस्तान पे खिताब कर रहे थे तो मैंने अपनी सहाफती लाइफ में इतना 4 करोड़ नहीं देखा था। लेकिन जिन लोगों के रद्द ये जो आप जिस तरह आप बता रहे सारे मामलात, सर आज जो जिस तरीके के टीओ जाएंगे, क्या उनके अंदर फिर ये तमाम कंपनीज जो खुद खान साहब की हैं या जहांगीर तरीन साहब की हैं या अलीम खान साहब की हैं, क्या ये मुश्तरका जो 12 रुकनी कमेटी है, क्या ये शामिल कर लेंगे? ये तमाम चीजें भी टीओआर्स में शामिल होंगे कि इनके कर्जे, इनकी तमाम तफसीलात भी, उनको भी जांच पड़ताल की जाए? देखिए सफान खान ये ऐसे नहीं होगा कि जी अलीम खान की या इमरान खान की या हसन की या हुसैन की, ये मामला कुछ अफराद तक नहीं होगा। जब टीओआर्स बनेंगे वो तो बड़े वाज़े होंगे, वो बड़े जामे होंगे, और मामला सिर्फ इनकी ऑफशोर कंपनी तक नहीं होगा। ये तकरीबन 7.5 लोग हैं। देखिए वो जो टीओआर्स मुश्तरका होंगे वो लाजमी मतलब अफराद के गिर्द नहीं घूमेंगे, उसमें तो इशू होगा। और मैं समझता हूँ कि ये गेंद पाकिस्तान के अहले सियासत की कोर्ट में है कि वो दिन रात एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं, एक दूसरे के गंदे कपड़े लाके चौकों में धोते हैं, इसलिए दुनिया भर में पाकिस्तान की जागनसाई होती है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मौका है कि इन्होंने सर जोड़े हैं कि कायदे ऐवान के सामने तो उन्होंने बात नहीं की। अच्छी बात है कि आज खुर्शीद शाह साहब ने, इमरान खान ने जो भी खिताब किया है कि पार्लियामेंट का फोरम होता ही इसलिए है, और सफान खान ने एक मेंबरशिप के लिए आप अरबों रुपए खर्च करते हैं तो फिर इसी ऐवान के अंदर आने के लिए करते हैं। मैं समझता हूँ कि मामला ऐवान के अंदर तय होना चाहिए, मसले का सियासी हल निकलना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे तो फिर ये गेंद कहीं और चली जाएगी। सर पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। पार्लियामेंट ने 14 दिन दिए हैं, 14 दिन बाद फिर रमजान शरीफ, इंशाल्लाह रमजान शरीफ के बाद फिर ईद है, फिर यानी ये मामला जो इस वक्त है, फिर 14 दिन में ये कमेटी टीओआर्स बनाएगी, फिर कमीशन काम करना शुरू करेगा। जब टीओआर्स बनने के लिए 14 दिन मांगे गए तो कमीशन फिर कितना वक्त मांगेगा, फिर कमीशन जब कंप्लीट करेगा काम
तो ये आपको लगता है कि ये मामला टाइमली हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कुछ एक हफ्ते बाद नई खबर होगी कोई और लोग भूल चुके होंगे। मेरे ख्याल सैफान खान ने वो जो चीफ जस्टिस ने अपनी रिजर्वेशन शो की थी ना, वो इसीलिए थी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रिजर्वेशन आई हैं उसी की बुनियाद पे TORs बनेंगे, इसमें मुद्दत का तयन भी होगा। और ये मामला देखे ना, अब तो सियासतदानों के पास है सारा कुछ, अब तो ये इन्होंने खुद बैठ के तय करना है, इनका मुतफक्का एक चेयरमैन बनना है। और ये मामला अगर आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो फिर कोई जवाब नहीं होगा, कि ये नहीं होगा कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हो और बाहर आप तहरीकों की बात कर रहे हो, इस तरह के तजादात चलेंगे नहीं। और मैं ये एक बात आपको और बताता चलूं कि ये सारी जो सूरत बन रही है, ये गैर एलानिया इंतखाबी मुहिम शुरू की जा चुकी है, हुकूमत ने भी शुरू कर दी है, अपोजिशन ने भी शुरू कर दी है। मुझे तो अगला एक साल सारे अमल में होता नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट देंगे और फिर इंतखाबी मरला आ जाएगा। खान साहब जब करप्शन और लूटमार की बात करते हैं तो उन्हें यह भी कौम को बताना पड़ेगा कि ये क्या 2018 की इंतखाबी मुहिम सर, ये आपको उससे पहले कुछ नजर आ रहा है इस पर? जी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि गैर एलानिया इंतखाबी कैंपेन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जारी कर चुकी हैं। पनामा लीक्स से पैदाशुदा का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। 2018 के लिए शुरू कर दी जा चुकी है ना, 2018 के इलेक्शंस के नियम। जी, 2018 के इंतखाबात आप देखें कि इंतखाबात की इंतखाबी कैंपेन हमेशा एक साल पहले शुरू होती है, लेकिन जो सूरत नहीं बनी है ना, इसमें सियासी जमातों के पास एक मौका आता है हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने का। नहीं तो सैफान खान आज से 1.5 माह पहले कोई नहीं ये कह रहा था, उस वक्त एक खौफ था इन सारी सियासी जमातों पे कि 2018 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों का तसलसल कायम होगा। इस खौफ की बुनियाद पर ये सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, और सलमान भाई साहब एक चीज और, क्योंकि आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये फिर कभी वज़ीर साहब ने गए थे, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मुझे कोई नया पाकिस्तान, नया खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया। मैं खुद भी सर अभी पेशावर होकर आया था, वहां पर मैंने स्टोरीज कुछ करी हेल्थ के हवाले से, दीगर हवालों से। काफी हद तक जैसे पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल है गवर्नेंस के लिहाज से, कुछ हद तक मैं कहूंगा कि हाँ, वहां पे भी वही चीजें थी, हेल्थ के मसाइल थे, लोग रो रहे थे, वेंटिलेटर खराब, एक्सरे मशीन खराब, ये सब कुछ था, देखा मैंने। तो आपको लगता है कि PTI किधर स्टैंड कर रही है? खैर वाकई में वज़ीर साहब का दावा कि सर खैबर पख्तूनख्वा से भी वाइट वॉश होने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सच बात है, सही बात है? ये फैसला तो पख्तूनख्वा के अवाम करेंगे और जब इंतखाब होंगे तो वो अपने पर्चे रायदही से इसका जवाब देंगे। लेकिन एक तअस्सुर जो था पख्तूनख्वा के हवाले से कि इन्होंने कुछ इस्लाहात की हैं, इस्लाहात के साथ उस बुनियाद पर ये कोई इक़दाम कर सके या नहीं, इस हवाले से मैं समझता हूँ दो आरा मौजूद हैं। लेकिन बात यह कि ये जो सूबाई हुकूमतें बड़ी बाख्तियार हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जब पंजाब में गवर्नमेंट थी, इसी तरह की सूरत थी। आप भूल गए कि नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की बात करते थे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च किया नहीं था और एक सूबाई हुकूमत की बुनियाद पर बिलाखिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने डिलीवर किया होगा तो यकीनन खान साहब को इसका सियासी फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो बात मैंने कही है कि खौफ की बुनियाद पर अगर सियासी जमातें चलेंगी तो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगी, इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इन्हें चाहिए कि ये जब दिन रात करप्शन लूट मार के एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं तो कम अज कम पाकिस्तान की नई नस्ल को तो एतमाद मिले। खान साहब ने मायूस किया है। देखिए, मुझे याद पड़ता है जब मैं 30 अक्टूबर का हवाला देता हूं, एक खौफ थी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में कि एक लीडर आया है, उसने कहा मैं सच बोलूंगा, उसने कहा कि मैं करप्ट सिस्टम को चैलेंज करता हूं। फिर लोगों ने देखा कि वो करप्ट सिस्टम का हिस्सा भी बन गए। फिर जिन लोगों के रद्द-ए-अमल के खिलाफ लोग जमा हुए थे उन्होंने अपने दाएं बाएं भी खड़ा कर लिया। ये वो तजादात हैं जो बड़े सवालात खड़े हैं खान साहब के साथ। लास्टली MKM किधर है सलमान गनी साहब? वो PR कमेटी में ऑपोजिशन के तो शायद उनको नहीं शामिल किया गया है, वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना नुक्ता नजर ही पेश कर चुके हैं इस हवाले से, जब वो ऑपोजिशन के साथ थे कि ये वॉकआउट के हवाले से भी। तो किधर खड़े हैं सर वो सलमान गनी साहब? सैफान खान, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। साहब मुत्तहिदा कोई मूवमेंट हो, किधर नजर आते हैं आपको खड़े हुए इधर MKM वाले? मुझे आपकी आवाज सर, आपकी आवाज में चले फिर हम तक नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपसे, आखिरी सवाल हम नहीं पूछ सकेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब का। नबील गबोल साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ रहे थे। फीडबैक हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, फेसबुक के पेज पर, ट्विटर पर। हमने कोशिश की कि आज जान सके नबील गबोल साहब से समय पहले तो, जिन्होंने कहा था कि मुकमुका हुआ है, वाकई में कोई मुकमुका हुआ है। वो कहते हैं कोई ट्रैप था, मामू जकूटा जिन और ऐनक वाला जिन, सारी बातें वो कर रहे थे। खैर, ये नबील गबोल साहब की बातें थी जिसका उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया इस्मत खान साहब से मुतल्लिक। इस नोट पे वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को, देखते रहेगा अब तक।